हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके स्क्वायर वेलकम करता हूं आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ट इट क्लासेस में। आज के वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का नेचर भी हम अलजेब्रिकली मेथड से बहुत सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो इस तरह ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट पार्ट में कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। दैट मींस इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उस सभी पार्ट्स का सबसे पहले क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है। और जैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म हो जाता है फिर इसका सॉल्यूशंस मुझे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took parts in mathematics quiz. If the number of girls is for more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में दो पार्ट हमारा है अलग अलग, जहां से हम पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए सबसे पहले लिखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि एक क्लास के अंदर टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब उस क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत हम किसी भी एक स्टूडेंट जो एक कैटेगरी है उसको हम सपोज करके आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। तो ये हमने उस क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स था, उसका हमने टू डिफरेंट वेरिएबल्स से सपोज कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट में फिर एक बार देखिए क्या लिखा, इन दोनों को जब हम टोटल ऐड करते हैं तो टोटल कितना दे देगा डेटा हमारा 10। तो यहां से हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम बॉयज और गर्ल्स को ऐड करते हैं तो ये टोटल कितना देगा 10। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट अलजेब्रिकली हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, एक और इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। अब देखिए अगला वाला पार्ट क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन किससे, द नंबर ऑफ बॉयज। तो अब कह रहा है कि देखिए बॉयज हमारा कितना, ये गर्ल्स कितना, ये। अब यहां पे बताइए लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन, इसका मतलब ये गर्ल्स तो पहले से ही 4 अधिक है। इसका मतलब या तो आप गर्ल्स में 4 माइनस कर लीजिए या बॉयज में 4 ऐड कर दीजिए, बात एक ही है। आप चाहे 4 को आप इधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से इसको भी हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या होगा, ये देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इस तरह से हमने ये दो इक्वेशन बना लिया। तो ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया हमारा, अगेन करके लिख लीजिए इसको, ये आ गया हमारा दूसरा। इस तरह से हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशंस के हेल्प से मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ से मुझे एक्स एंड वाई का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन है उस इक्वेशन से हम एक्स एंड वाई का कम से कम 2 वैल्यूज निकालते हैं। और इसके लिए जो स्टाइल है वो स्टाइल आपको भी फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस तरह का बॉक्स आप एक बार अच्छे से फ्रेम कर लीजिए, एक्स एंड वाई आप इसमें प्लेस कर दीजिए। अब एक बार आप x इज इक्वल टू 0 डालिए और x इज इक्वल टू 0 डालते समय में ये ध्यान रखिएगा कि y इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है कि दे रहा है। हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर दे रहा हो तो हम सबसे पहले यही वैल्यू प्रेफर करेंगे। तो डालिए, अगर x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इस केस में y कितना हो जाएगा 10। अब अगर हम y इज इक्वल टू एक बार 0 डाल दें तो देखिए y इज इक्वल टू 0 तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। इस केस में x हमारा क्या हो जाएगा 10। तो मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होता है। अब हम दूसरा इक्वेशन पर चलते हैं और इस दूसरा इक्वेशन में भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ किया। x यहां लिखते हैं, y यहां लिखेंगे।
फिर से मेरे दिमाग में यही है कि क्यों ना मैं x को 0 डालूं। x को 0 डालूंगा तो माइनस वाई इजिकल टू -4, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो y4। अब y इजिकल टू 0 डालिए, तो जैसे ये 0 डालेंगे x -4। अब ये दोनों ही डेटा को हमने ऑब्जर्व किया और इससे देखा कि मुझे बिल्कुल ही सटीक ग्राफ कैसे बनाने हैं, इसके लिए कौन कौन सा एक्सिस में कितना कितना मेजर लेना है, वो इससे मेरे दिमाग में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड मानते हुए और रफ स्केच बनाते हैं। तो ये हमने एक y एक्सिस ड्रॉ कर लिया और y एक्सिस में देखा कि मैक्सिमम 10 तक है, 4 और 10, और x एक्सिस में देखा कि मिनिमम -4 है, मैक्सिमम 10 है। तो हम क्यों ना थोड़ा सा x एक्सिस को थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि मेरा 4 वाला x में है। अब इसको लिखते हैं -1, -2, -3, -4। इसको y लिख लीजिए, ये y डैश है और ये y, और यहां पर ये x डैश और ये x। जितना इंटरवल से हमने यहां लिया नंबर, उतने इंटरवल से इधर लेंगे। हमारा कितना x इजिकल टू मैक्सिमम 10 है, तो ये लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एग्जैक्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये भी -1, वैसे इसका काम नहीं है क्योंकि y में कोई भी मेरा नेगेटिव पार्ट नहीं है। ऊपर इतना ही कट से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस तरह से यहां से डालिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 लिख लीजिए। अब यहां से हम कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं, तो कोऑर्डिनेट है 0, 10 एंड 10, 0। यहां से क्या आ जाएगा, 0, 4 एंड -4, 0। तो ये हमने ये कोऑर्डिनेट हमने यहां चेक कर लिया। अब इस सब को हम क्या करेंगे, यहां पर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे ये कहां कहां लाई करता है। तो चलिए यहां देखिए x हमारा 0 है और y हमारा कितना है, 10 है। तो x 0 और y 10, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट दे दिया। तो y यहां लिख करके यहां लिखते हैं 0, 10। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया 0, 10। ठीक, अब आ जाइए x 10 और y 0, तो ये यहां पर आ गया। तो यहां लिखते हैं x 10, 0 और इसको हम बिल्कुल ही अच्छे से यहां से एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अब आ जाइए इसका वाले पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0, 4। तो क्या होगा, डालिए x हमारा 0 है और y हमारा 4 है, तो ये आ गया यहां। तो यहां लिख देते हैं 0, 4। ठीक, और दूसरा क्या है, -4, 0, तो ये यहां आ गया -4, 0। अब इसको मैं क्या करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहां से। तो इस तरह से ट्राई करूंगा कि सीधी लाइन जाए। ठीक, तो यहां से सीधी लाइन ऐसे जा रही है और आगे थोड़ा सा इसको सीधी ऐसे बढ़ा देंगे। अब देखते हैं एग्जैक्टली ये कहां कटा। देखिए एक यहां कटा और यहां से ये कटा। तो मैंने ये देख लिया कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये है, पहले हम x एक्सिस वाला लेते हैं 3 और फिर y एक्सिस वाला लेते हैं। तो y एक्सिस कितना है हमारा, 7। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों ही इक्वेशंस जो हमारा फॉर्म हुआ था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशन दे दिया। अब देखिए यहां से जो x और y है, तो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 और ये x क्या था, ये था बॉयज। तो बॉयज आ गया हमारा x जो 3 है और गर्ल्स कितना है, इज इक्वल टू y जो कि हमारा 7 है। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे इक्वेशंस को सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म किया, उसके हेल्प से हमने ग्राफ ड्रॉ किया और फिर ग्राफिकली मेथड से जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था
वहां से हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करके और जिसको हमने एक्स और जिसको हमने वाई माना था इसके जगह पर ये वैल्यू डाल दिया। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पूरे क्लास में 3 स्टूडेंट्स जो बॉयज हैं और 7 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। चेक करिए दूसरा कंडीशन सही है कि नहीं है। जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 मोर है, तो देखिए है कि नहीं। जब आप बॉयज में 4 ऐड करेंगे तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। Second part of the first question says 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. उस पूरे क्वेश्चन से एक बात समझ में आ गया कि इसमें मुझे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसको सपोज करना है। तो लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to rupees x and the cost of 1 pen is equal to rupees y. अब जैसे हमने 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट सपोज कर लिया, अब इससे मुझे यहां उसको लिंक करना है। तो देखिए कैसे लिंक कर रहा हूं मैं। 1 पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 5x। इसी तरह से 1 पेन का कॉस्ट है y, रुपीज y, तो 7 पेन्स का हो जाएगा 7y। और जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल कितना देता है, रुपीज 50। तो इसको हम लोग अल्जेब्रिकली एस्टैब्लिश कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कितना देता है, रुपीज 50। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे देखिए अगले वाले पार्ट से क्या निकल के आता है। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो दोनों को हम फिर से इसी तरह से लिख लेते हैं। तो ये हो गया 7 पेंसिल में 1 पेंसिल का कॉस्ट है x, तो यह x लिख लेते हैं। और फिर वहां दे रखा है 5, तो 5y इज इक्वल टू कितना, टोटल दे रखा 46। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन से हमने क्या किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिया। जैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया, अब इन दोनों ही इक्वेशन के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ से हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। और उस पूरे x और y का जो वैल्यू निकालने का पूरा प्रोसीजर है ग्राफिकली मेथड से, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालना। तो अब सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया और x और y हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब देखिए यहां पर अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे 0 रखा तो 750 में कोई फैक्टर नहीं है, तो 50 कभी 7 से नहीं कटेगा, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अपना स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज किया। अब हम x का कोई दूसरा वैल्यू लेकर चेकआउट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कट रहा है। अगर वो जल्दी से जल्दी दिख जाता है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो रेयर एंड रेयरेस्ट केस में हम फ्रैक्शन से भी काम चला लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ट्राई करते हैं कोई दूसरा वैल्यू लेकर। अब देखिए अगर x का वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो डालिए, x का वैल्यू जैसे 3 डाला तो ये 5 3 जा कितना हो गया, देखिए जैसे हमने x इज इक्वल टू 3 डाला तो क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहां से 7y इज इक्वल टू ये चला जाएगा इधर, तो ये हो गया 35 और यहां से y कितना आ गया 5, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया y 5। यहां क्लियर। अब देखिए अगर x का वैल्यू -4 डाल दे तो जैसे -4 दे, अब कहेगा आपको कैसे पता -4 क्यों डाल रहे, तो हमारा मोटो यह है कि किसी भी तरह से जो राइट हैंड साइड है वो 7 का फैक्टर बन जाए। तो 7 का फैक्टर 5 के मल्टीपल में होना जरूरी है, क्योंकि इधर 5 है,
तो इसीलिए हम 4 से करके और उसको 70 बना दे रहे हैं ताकि ये 7 का फैक्टर बन जाए। तो यहां से क्या करेंगे, ये देखिए x के जगह पर -4 डाल दिया, तो जैसे -4 डाला तो ये क्या हो जाएगा, -20 + 7y इज इक्वल टू 50। और देखिए यहीं से आ गया 7y कितना आ गया, -20 इधर जाएगा तो 70, तो यहां से y कितना आ गया 10। तो देखिए इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग चलते हैं इस पर, सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं कि x एंड y की वैल्यू कैसे निकलता है। तो इसमें देखा हमने कि इसमें भी यदि हमने x का वैल्यू 0 डाला तो ये भी क्या दे रहा है, फ्रैक्शन में दे रहा है। तो इसीलिए इसमें भी x और y वाला प्रिंसिपल जो हम 0 डालकर करते थे ये अप्लाई नहीं होगा। अब सीधे हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग वैल्यू डालकर हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या ये इंटीग्रल वैल्यू में आता है। तो देखते हैं, देखिए जैसे हमने यहां पर x के जगह पर 3 डाला, तो 3 डालेंगे तो कितना होगा, ये देखिए x के जगह पर 3 डाला तो ये दे दिया 7 3 जा 21 + 5y इज इक्वल टू 46। और जैसे ये आया वैसे देखा कि 5y इज इक्वल टू 46 में से कितना चला जाएगा 21, तो ये आ गया 21, तो टोटल कितना दे रहा है ये 25। तो यहां से जो y की वैल्यू आया ये आ गया 5। तो देखिए x की वैल्यू 3 डालने से y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो इस तरह से यहां पर भी ये लॉजिक काम कर गया। अब साथ में एक और चीज देखते हैं कि देखिए ये जो 7 है ना, ये 7 56 से दिख रहा है और यहां 56 बहुत इजीली आ रहा है। तो अगर हम y के जगह पर -2 डाल दें, डालिए एक बार, अगर y इज इक्वल टू -2 डाला तो कितना हो जाएगा, ये 7x - 10 इज इक्वल टू 46। तो यहां से 7x हो जाएगा 56 और x इज इक्वल टू हो गया 8। तो यहां पर x इज इक्वल टू 8 डाल दिया। तो देखिए थोड़ा सा मुझे एक्सपेरिमेंट करने से ये x और y का वैल्यू इंटीग्रल में आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये देखिए जब भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे इंटीग्रल वैल्यू देखकर मुझे पॉइंट फाइंड करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अब जैसे देखा, एक बार हमने देखा लिमिट क्या है, तो y का लिमिटिंग वैल्यू जो है अधिक से अधिक 10 है और x का लिमिटिंग वैल्यू अधिक से अधिक 8 है और कम से कम -4 है और y का -2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक y की वैल्यू नीचे तक ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा नीचे लेवल पर ले जाके और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x हमारा -4 है, वो दिख गया यहां। तो हम x का जो निगेटिव वाला पार्ट था वो हमने यहां पर सिक्योर कर लिया है इसको, कि अब यहां से हम इसको मार्क कर सकते हैं। यहां पर आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये x आ गया। ओके, अब आ जाइए इधर 1 2 y में देखिए क्या है, y में अधिक से अधिक 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये y नीचे y डैश और इधर भी y -2 तक जा रहा है, तो -1 -2। अब देखिए बारी बारी से इसको कोऑर्डिनेट बना लेते हैं और बारी बारी से इसको हम -4, 10 इसको हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखा देंगे और यहां से एंड 8, -2। तो चलिए 3, 5 मेंशन करिए, x एक्सिस पर 3 और y पर 5, तो ये आ गया 3, 5। ओके, तो यहां लिख देते हैं 3, 5, ठीक। और ये आ गया -4, 10, तो x है हमारा -4 और y है हमारा 10। तो ये देखिए यहां से सीधा जाएंगे और 10 पर जहां कटेगा वहां पर हम इसको मार्क कर देंगे, थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं और यहां से तो ये हो गया कितना -4, 10। यहां से क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे, ऐसे सीधी लाइन खींचा,
थोड़ा सा ये तो ऊपर मार्क कर देते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो ये आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ जाएगा इसमें। अब आ जाइए 3,5, ये तो पहले से पता है 3,5 यहां पर है। अब दूसरा है 8, देखो -2, तो 8 हमारा एक्स एक्सिस पर और y -2, तो देखिए ये इधर आ जाएगा एग्जैक्टली। तो यहां से हम लाइन खींच देते हैं, लेकिन जाएगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही, तो ये भी थोड़ा सा एडजस्ट करके इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा ग्राफ बिल्कुल ही ड्रॉ कर लिया। अब चाहे तो आप इसको पूरा को इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ है, 5x + 7y = 50, और जो नीचे वाले का ग्राफ है यह है हमारा 7x + 5y = 46। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन का जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो किसी एक खास पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3,5। अगर नहीं होता तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने निकाला था वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से ये भी सेम ही दे रहा है तो इस तरह से निकाल सकते थे, बट यहां पर दोनों ही पॉइंट कॉमन है। देखिए तो इससे मुझे डबल श्योरिटी मिल गया कि एक तो ग्राफ मेरा करेक्ट है और यहां से जो मेरा सॉल्यूशन है वो यही सॉल्यूशन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताता है। तो यहां से x और y आ गया, जो कि x का वैल्यू कितना दे दिया मुझे, देखिए यहां पर x आ गया 3 और y आ गया 5। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया इक्वेशन का, जिसमें 1 पेंसिल का कॉस्ट ₹3 है और 1 पेन का कॉस्ट ₹5 है। तो देखिए कितना बढ़िया तरीका से हमने पहले अलजेब्रिकली क्या करा, इसको पूरा पूरा एक्सप्रेस किया और फिर बाद में उसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का नेचर बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए भी बता सकते हैं। अब वो कैसे, वो बस आप इस टेबल को अच्छी तरह समझ लीजिए और वहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, इसमें देखिए x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और ये कांस्टेंट टर्म, इधर x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और ये कांस्टेंट टर्म। इस तरह से जो भी हमारे पास ये वाला कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट्स है, इसका हम रेशियो निकालते हैं। तो देखिए यदि मैं अगर रेशियो निकालूं a1 और इसका a2 का, और यदि ये रेशियो अगले b1 और b2 के रेशियो के इक्वल अगर नहीं आए, किसी भी कारण से, चाहे साइन में अलग हो जाए चाहे वैल्यू में अलग अलग आ जाए, तो जब ये पहले x और y वाले का जो रेशियो है अगर वो रेशियो सेम ना आए, तो अब बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए हम ये बता सकते हैं कि यदि मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा। तो ग्राफ बनेगा इसका इस तरह से। अब आप इसको देखते ही समझ गए होंगे, अच्छा ये तो इंटरसेक्टिंग है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोग इसका लिख देते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस देगा, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस देगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। अब आ जाइए, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन देगा तो आपको पता है वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसको देखते ही मैं इसका अलजेब्रिक नेचर के बारे में भी यहीं से फाइंड आउट कर लूंगा कि क्या है। तो इसका जो अलजेब्रिक नेचर होगा ये होगा इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, ओके। तो देखिए यहां तक पता चल गया, चूंकि ये सॉल्यूशन देता है इसीलिए कंसिस्टेंसी के अंदर ये होगा कंसिस्टेंट। तो देखिए कितना इजी था, केवल मुझे इनके जो कोफिशिएंट्स हैं x और y का, इसको जब हम रेशियो निकाल लेते हैं तो बस ये निकालने भर तक में ही मैं ये सारी चीज मुझे ऑटोमेटिक सा पता चल जाता है। तो बस केवल यही मैं आपको बता रहा था कि देखिए अब ग्राफ ड्रॉ करने का झंझट खत्म। अब जैसे ही पूछेगा कि बताओ सॉल्यूशन का नेचर क्या है, या इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा, तो हम डायरेक्ट इस छोटा सा काम करके और मैं ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। अब चलिए, यदि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाए और ये अगला वाला जो कांस्टेंट है इसके भी रेशियो के इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस अलग नहीं है,
ये दोनों इक्वेशन सेम है और इस तरह से जो ग्राफ बनेगा वो एक ग्राफ के ऊपर ही दूसरा ग्राफ बनेगा। दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट। तो ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये बन गया एक लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन आ जाता है तो उन दोनों लाइंस को एक दूसरे का हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अब चूंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन है तो उसमें तो इन्फिनिटली मेनी कॉमन है पॉइंट्स, तो वो इन्फिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट्स से सॉल्यूशन भी मुझे पता चल जाता है कितना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कितना, ये आ गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चूंकि सॉल्यूशन देता है, चाहे एक दे चाहे इनफाइनाइट दे, सॉल्यूशन तो देता है ना, तो इसीलिए ये भी कंसिस्टेंट हो गया। ठीक, और इसको आप डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट। अब यदि आप इसको रेशियो निकालें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, ये तो दोनों इक्वल हो, लेकिन जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना वो इक्वल ना दे, यहां पर थोड़ा सा आपको झटका लगेगा कि चूंकि ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो ये बात समझ लीजिएगा कि इसमें जो ग्राफ बनेगा दोनों ही इक्वेशंस का ग्राफ अलग अलग बनेगा और दोनों ही पैरेलल होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल लाइंस। और चूंकि पैरेलल लाइंस में कुछ कॉमन ही नहीं होता, तो जब कॉमन ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन कहां से होगा, तो इसीलिए इसमें हम लोग लिखते हैं नो सॉल्यूशन। एक बार अच्छे से टेबल को समझ लीजिए तो आपका आगे के सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से एक बार खाली इसके मेन कंसेप्ट को समझ लीजिए। बस सबके सब एक दो बार प्रैक्टिस करना बनता है। जैसे आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपका ये पूरा का पूरा टेबल अपने आप ही हैंडल हो जाएगा। अब नो सॉल्यूशन है तो अब कंसिस्टेंट रहा नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो बस ये आपका इस पूरे टेबल का निचोड़ था। तो अब जो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन के अंदर हम इसी पूरे कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question second says, on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तीन अलग अलग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दे रखा है। अब देखिए इसको हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, जैसे कि यहां पर बोल भी रहा है कि केवल आप रेशियो को कंपेयर करिए और फिर वहां से आप उसके सभी नेचर्स को बता दीजिए। तो हम जैसे अभी पिछले वाले टेबल में पढ़ा है उसी टेबल के हेल्प से हम एक एक करके सबको हम ये बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो चलिए सबसे पहले यहां देखते हैं। यहां पर देखिए जो फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है इसमें A1 कितना 5, B1 कितना -4 और C1 कितना 8। इसी तरह से A2 कितना 7, B2 6 और C2 -9। तो हमने सबसे पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हमने पहले इसमें से निकाल लिया। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि एक तो पहला हमारा स्टेप यहां पर क्लियर हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं जहां पर हम रेशियो निकालते हैं। तो जैसे हमने रेशियो निकाला तो देखिए A1 अपॉन A2 कितना देगा 5 अपॉन 7 और ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। B1 अपॉन B2 -4 अपॉन 6 और ये कैंसल आउट होगा तो ये 2 और ये 3, तो ये दिया -2 अपॉन 3। मुझे C1 और C2 जो रेशियो है उसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा। कहोगे क्यों? क्योंकि जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल ना हो तो हम C1 अपॉन C2 को नहीं निकालते, क्योंकि यहीं से मेरा उस पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन है उसके ग्राफ का नेचर निकल जाता है कि जो हम इस पूरे का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तो इसमें से क्या देगा। तो देखिए यहां पर क्या दिखा, हियर
A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जैसे ही ये मुझे पता चला तो उस टेबल का जो पहला पार्ट था उस पहला पार्ट में यही कंडीशन था। यहां से मुझे यह बात पता चल गया कि इस कंडीशन वाले जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वह इंटरसेक्टिंग देगा। तो इससे क्या पता चला, ये इंटरसेक्टिंग हो गया। कितना क्लियर हो गया और कितना इजी था। अब चलते सेकेंड पार्ट पर, यहां पर भी हम यही निकालेंगे। A1 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 24। एक लाइन ड्रॉ करते हैं और बारी बारी से तीनों का रेशियो निकाल के कंपेयर करेंगे। तो देखिए A1 अपॉन A2 दोनों को डिवाइड करिए तो 9 अपॉन 18 तो कितना दिया 1/2, कॉमा B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 1/2। तो यहां पर देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों ही इक्वल है। तो अब मुझे थर्ड वाले जो कांस्टेंट पार्ट है उस कांस्टेंट वाले पार्ट का रेशियो निकालकर वहां कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहां देखिए C1 अपॉन C2 ये भी कितना दे दिया 1/2। अब ये देखिए ये हमारा उस ग्राफ का जो हमने टेबल बनाया था उसमें जो सेकेंड ग्राफ था उस सेकेंड ग्राफ में क्या था, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाएगा। तो यहां से क्या पता चला, देखिए हियर A1 अपॉन A2 is equal to B1 अपॉन B2 is equal to C1 अपॉन C2। इस तरह से जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ग्राफ ऐसा, और इसके ऊपर ही ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है हमारा कोइंसिडेंट। एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए दो हमने अलग अलग कंडीशंस के साथ दो अलग अलग सिचुएशन को भी दिखा दिया, पहले में इंटरसेक्टिंग और दूसरे में कोइंसिडेंट। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पर, इसमें भी A1 निकाल लेते हैं 6, B1 -3, C1 10, A2 2, B2 -1 और C2 दे दिया 9। देखिए बस यहां पर एक बार अच्छे से चेक करिए क्या है। यहां से हम ग्राफ इसका देखते हैं रेशियोज। A1 अपॉन A2 कितना देगा रेशियो 6 अपॉन 2 तो ये दे दिया 3। B1 अपॉन B2 ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो ये भी 3। लेकिन जैसे C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो देखते ही क्लियर हो रहा है ये कि 10 अपॉन 9 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो यहां क्या दिखा, हियर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो है लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो ये क्या देगा, इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से पैरेलल देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो बस इस तरह से हमने ये पूरे तीनों ही सिचुएशंस और तीनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दे रखा था उसका हमने बिना ग्राफ ड्रॉ किए ओनली और ओनली A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के जो नेचर था उस नेचर को स्टडी करते हुए उसको हमने ये बता दिया कि ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है और ये पैरेलल है। तो अभी हम लोग चलते हैं इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। Question 3 says on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अब consistent और inconsistent को निकालने के लिए हम फिर से उस टेबल का हेल्प लेंगे जिस टेबल में हमने पूरा का पूरा सारा इंफॉर्मेशन दे रखा था। अब इसके लिए भी हम जैसे अभी पिछले सेक्शन में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 निकाला था बस वैसे हम यहां पर भी निकालेंगे। तो देखिए पहले वाले में हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 डायरेक्ट निकालेंगे। अब आपको यह बात पता चल गया कि A1 ऊपर वाले x के पीछे का कोफिशिएंट और A2 नीचे वाले इक्वेशन में x के पीछे का कोफिशिएंट। तो यहां हम डायरेक्ट निकालेंगे 3 अपॉन 2
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी है। अब आ जाइए, b1 अपॉन b2 ये दिया, 2 अपॉन, ये देखिए y के पीछे और इस y के पीछे -3। और यहीं से एक बात क्लियर हो गया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे, हियर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देयरफॉर ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसका, वो सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन, ये होगा कंसिस्टेंट। बस, तो देयरफॉर इट इज क्या, कंसिस्टेंट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो हमारा कंसिस्टेंट हो गया। अब यहां से क्या निकालेंगे, फिर से देखिए, a1 अपॉन a2 जैसे, तो 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -6। ठीक, और देखिए ये दोनों इक्वल हो गया। तो जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाता है, तब हम चलते हैं c1 अपॉन c2 पर। तो इस बार हम यहां पर c1 अपॉन c2 निकालेंगे। ऊपर देखिए, हम c1 अपॉन c2 नहीं निकाले थे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टू रेशियोज हमारा, ये जो देखते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो वैल्यू था वो इक्वल नहीं आया, तो वहीं से मेरा रिजल्ट आ गया। लेकिन यहां पर चूंकि ये दोनों इक्वल है, तो इसीलिए अब इससे पता चल जाएगा कि ये हम किस कैटेगरी में इसको डालेंगे। तो डालिए यहां 8 अपॉन 9, ये दोनों इसी तरफ है। एक और बात याद रखिए, जब भी हम c1 अपॉन c2 डालते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा, ये c1 अपॉन c2 या तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड होना चाहिए या इज इक्वल टू के राइट साइड होना, किसी एक साइड होना चाहिए। तब क्या करते हैं, हम लोग को साइड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्ट हमने यहां लिख दिया, ये तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहां देखें, देयरफॉर यहां पर क्या दिखा, ये देखिए, हियर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये बात समझिएगा। जैसे ये समझ में आ गया तो पता चला कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो यहां लिख लीजिए इनकंसिस्टेंट। ये बात क्लियर। तो देखिए, ऊपर वाला कंसिस्टेंट और नीचे वाला इनकंसिस्टेंट। अब आगे आ जाइए, यहां पर भी हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो देखिए 3/2 और ये फैट लाइन है, तो ये 9 और 9 के नीचे 1 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1 अपॉन 9। तो ये कट गया 3, तो 1 अपॉन 6। यहीं से निकाल लेते b1 अपॉन b2, निकालिए 5 अपॉन 3 और फैट लाइन यहां है अपॉन 10, लेकिन इसके पीछे क्या है, निगेटिव है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, क्या, कि इधर तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन यहां पर निगेटिव आ रहा है, तो किसी भी हालत में ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। फिर भी मैं सॉल्व करके देख लेता हूं। इसके नीचे 1, तो ये हो गया 5 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन -10, काट दीजिए। तो देखिए ये 1 अपॉन 6, ये -1 अपॉन 6, तो यहां पर क्या दिख गया, यहां पर दिखा हियर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस तरह से एक बात क्लियर हो गया, क्या, कि ये भी कंसिस्टेंट होगा, तो देयरफॉर ये भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। आगे अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, अब इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो चलिए यहां से उठाइए, a1 अपॉन a2 कितना देगा, 5 अपॉन -10, काटेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो -1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 डालिए, तो ये भी -1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 डालिए, तो ये भी -1 अपॉन 2। ये तीनों ही इक्वल हो गया, तो यहां पर लिखेंगे हियर a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, देयरफॉर क्या होगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक, अब आ जाइए, एक हमारे पास बच गया, इसको भी हम ऐसे निकालेंगे, A1 अपॉन A2 डालिए, क्या होगा 4 अपॉन 3 फैट लाइन बाई 2। अभी अभी पीछे हमने कंसेप्ट बताया था यहां कि ये जो फैट लाइन है इसके नीचे इसमें भी फ्रैक्शन बना लीजिए, और ये चला जाएगा 1 ऊपर 2, यहां से कट जाएगा, तो 2/3 B1 अपॉन B2 उठाइए, डायरेक्ट 2 अपॉन 3 है, C1 अपॉन C2 8 अपॉन 12, तो ये भी कितना 2 अपॉन 3, तो यहां पर भी क्या दिया, हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और जैसे ये तीनों इक्वल हो गया ये भी कंसिस्टेंट होगा। इस तरह से हमने देख लिया कि ये सारे के सारे कौन कौन से किस किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है और किस किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इक्वेशन 4 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसमें दिए गए इक्वेशंस में आपको सबसे पहले यह निकालना है कि यह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट होता है तो उसका सॉल्यूशंस आपको ग्राफिकली मेथड से निकालना है। तो कंसिस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम अलजेब्रिकली मेथड यूज करेंगे, जिसमें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों ही निकालकर फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस को इक्वेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं, देखिए A1 अपॉन A2 निकालते हैं, और देखिए A1 अपॉन A2 क्या देता है, ये A1 हमारा 1 है, और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, B1 B2 और C1 और C2, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट A1 A2 अलग अलग नहीं लिखकर हम डायरेक्ट यहां क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 क्या निकलेगा, डायरेक्ट 1 अपॉन 2, और चूंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ही इसलिए इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर हम B1 अपॉन B2 निकालते हैं तो देखिए क्या देता है, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2, और इस तरह से ये C1 अपॉन C2 निकालेंगे। अब कहिएगा ये कभी कभी जरूरत पड़ जाती है आपको आखिरी में, जब फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल हो तो फिर आपको थर्ड रेशियोज निकालना पड़ जाता है। तो इसीलिए अब ये देखिए पहला दो रेशियोज इक्वल है, इसीलिए हम C1 अपॉन C2 निकालते हैं। अब यहां पर C1 अपॉन C2 क्या दे रहा है, ये देखिए 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब यहां पर तीनों ही रेशियोज इक्वल है, दैट मीन्स ऑल आर प्रोपोर्शनल। तो हियर A1 अपॉन A2 is equal to B1 अपॉन B2 is equal to C1 अपॉन C2, और ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे कि अभी हमने टेबल में अच्छी तरह से बता दिया था आपको कि जब ये तीनों रेशियोज इक्वल होता है तो वो क्या देता है, कंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट। तो इस तरह से ये हमारा जो निकालना था, फाइंड आउट करना था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो ये हम निकाल चुके हैं। अब कह रहे हैं कि यदि कंसिस्टेंट हो, आगे देखिए कंसिस्टेंट हो तब जो इसका सॉल्यूशन निकालना है वो आपको ग्राफिकली निकालना है। तो ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ईच इक्वेशन का मुझे दो सॉल्यूशंस चाहिए। तो उन दोनों सॉल्यूशंस को हम ऐसे निकालते हैं, जैसे आपको पता है कि एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में फर्स्ट इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए जैसे कि मेरा पहले का ट्रेंड आपको पता है, जो मैं अपना ट्रिक यूज करता हूं कि सबसे पहले जो मेरा अटेम्प्ट करना होता है वो ये कि किसी एक वेरिएबल को जीरो डालो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। अगर वो इंटेग्रल आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम जीरो के अलावा कोई अदर वैल्यू अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 डाला तो y 5, और अगर y 0 डाला तो x 5। देखिए कितना आसान हो गया, करके देख लीजिए। x इज इक्वल टू 0 डाला तो यहां पर देखिए जैसे 0 डाला x इज इक्वल टू 0,
तो यहां से क्या दे दिया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो कितना आसान था, y इज इक्वल टू 5। इसी तरह से अगर हम y इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो यहां से x इज इक्वल टू 5, तो यही आ गया। देखिए 0 5 ये लिख दिया, और यहां 0 और 5 मतलब y 0 और x 5। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन का दो डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल लिया। अब आ जाते हैं नीचे वाले जो इक्वेशन है, इसका भी हम सेम प्रोसीजर लगाकर और ट्राई करते हैं इसका भी दो इजी वाला सॉल्यूशन निकल जाए, जिससे हम जब हम x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू देखकर हम उसको मार्क कर सकें। अब देखिए इसमें भी अगर 0 डालते हैं तो y इज इक्वल टू 5 आ जाता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि थोड़ा सा कोई अलग वैल्यू ले लूं। तो चलिए कोई अलग वैल्यू ले लीजिए। अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, देखिए तो हमारा कितना हो गया x इज इक्वल टू 1। तो 1 जैसे लिया x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और यहां से देखिए 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, और फाइनली y इज इक्वल टू हो गया 4। तो 1 आ गया, तो यहां 4। अब एक काम करिए, कोई अलग वैल्यू डाल दीजिए। मान के चलिए हम यहां पर डाल देते हैं y इज इक्वल टू कुछ भी डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। तो 3 डालेंगे तो कितना होगा, y 3 डालिए। तो जैसे y इज इक्वल टू 3 डाला तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 10। और यहां से कितना 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, और यहां से x आ गया कितना 2। तो जैसे हमने y का वैल्यू 3 डाला तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमने ट्राई किया कि 0 को छोड़कर कोई दूसरा वैल्यू लो, क्योंकि 0 अगर ले रहे थे तो हम सेम वैल्यू दे रहा था। वैसे लेने में कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं, आपका सॉल्यूशन भी गलत नहीं होगा। बट आपको लगेगा कि सेम ही वैल्यू को हम कहां कहां मार्क करेंगे, कितनी बार एक ही जगह पर हम दो दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को मार्क करेंगे। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा अलग ले लिया। आपका मर्जी चाहे तो आप 0 5 और 0 5 ऐसे करके आप ले सकते हैं, तो दोनों सेम ही कोऑर्डिनेट होगा। बट ट्राई किया हूं आपको अलग तरीके से आपको समझा दूं, ताकि आप ज्यादा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए इस क्वेश्चन में। जैसे मुझे ये पूरा डेटा दिख गया तो मैं अब कंफर्टेबली y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ कर सकता हूं। और मुझे यह बात पता है कि रेंज जो है देखिए मिनिमम 0 और मैक्सिमम 5 पूरा का पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये y एक्सिस होता है। इस पे भी जितने का मेजर लिया है उतने का मेजर लेकर और हम इसको, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कर दिया। ये ओरिजिन है। निगेटिव मुझे जरूरत रहा नहीं, क्योंकि निगेटिव का कोई इसमें डेटा है नहीं, इसीलिए हम निगेटिव ड्रॉ नहीं किए। हाँ अगर कभी जरूरत पड़ता तो हम जरूर से इधर ऐसे एक्सटेंड करके और इधर एक्सटेंड करके हम बना लेते। बट अभी पूरा का पूरा डेटा देखकर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए मैं एकदम बिल्कुल श्योर हूं कि मुझे इतना ही डेटा से अच्छे ग्राफ हम खींच सकते हैं। अब आ जाइए यहां, सबसे पहले यहां अगर कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये होगा कोऑर्डिनेट 0,5 एंड 5,0। देखिए कितना आसान हो गया, x 0 है y 5, यहां x 5 y 0, तो दो कोऑर्डिनेट इधर से और इधर से आ गया 1,4 और ये 2,3। अब सबसे पहले इसका हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें, क्योंकि एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना आसान होता है, इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि इस तरह का वैल्यू हमारा कोऑर्डिनेट आ जाए। अब देखिए x हमारा 0 y 5, तो डायरेक्ट आ गया इस पर, तो 0,5 इसको a भी लिख देते हैं साथ में, ठीक। अब दूसरा 5,0, तो यहां लिखते हैं 5,0 और इसको लिख लेते हैं b। ये पॉइंट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो यहां से देखिए जैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्राफ एकदम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम लोग इसको ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हम फ्री हैंड ड्रॉ किए हैं। अब इन सारे कोऑर्डिनेट को हम भी मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1,4, तो ये 1 2 3 4 यहां आ गया, तो ये 1,4 ये आ गया ए बी, इसको मान लेते हैं सी। और 2,3 तो ये हो गया x2 और ये 3, तो यहां आ गया, तो ये आ गया 2,3, ये भी आ गया हमारा और इसको मानते डी। अब आपने देखा
कि चारों के चारों कोऑर्डिनेट एक ही लाइन पर आ गया। दैट मीन्स यहां पर कितने ग्राफ बन गए? दो लाइंस एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कितने उसमें कॉमन पॉइंट्स हो गए? तो उसमें तो इन्फिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट्स है। तो जब इन्फिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट्स है तो इस केस में जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन निकलेगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर से वही काम करना पड़ेगा। कहिएगा क्या? फिर से वही a1/a2 b1/b2 और अगर जरूरत पड़े तो c1/c2 ट्राई करते हैं। देखिए a1/a2 तो क्या होगा? 1/3। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिर b1/b2 क्या होगा? -1/-3। तो ये 1/3 और एक और आखिरी में बच गया c1/c2 तो क्या होगा? 8/16। तो ये हो गया 1/2। यहां पर देखिए a1/a2 और b1/b2 दोनों ही इक्वल है ना? हियर a1/a2 is equal to b1/b2 but does not equal to c1/c2। अब आपको यह कंडीशन याद होगा कि जब फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल हो और कांस्टेंट वाला रेशियो इक्वल ना हो तो इस केस में यह होता है इनकंसिस्टेंट। तो बस आपको याद रखना है। और जब ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो मुझे आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि केवल कंडीशन था कि इफ कंसिस्टेंट तब आप इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालें। तो इसीलिए फर्स्ट केस में हमने इसका ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकाल के आपको बता दिया, बट इसमें जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम आपको बता देते हैं कि यदि इस नेचर वाले इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमेशा ग्राफ कैसे देगा? इस तरह से पैरेलल देगा। और जब पैरेलल देगा तो ये पैरेलल के अंदर तो कोई पॉइंट कॉमन होता नहीं है। तो जब कॉमन ही नहीं होगा तो इसमें क्या होगा? सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ये होगा नो सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन का दो और भी पार्ट है तो उन दोनों पार्ट्स को अब हम करते हैं। थर्ड पार्ट में a1/a2 इज इक्वल टू कितना देगा? 2/4 और ये कैंसल आउट होके हो जाएगा 1/2। ठीक। b1/b2 ये देगा 1/-2 और यहां पर a1/a2 और b1/b2 ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हम अपना प्रोसीजर यहीं स्टॉप कर देंगे। इस केस में मुझे c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम लिखेंगे हियर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां जो सॉल्यूशन देगा और वो सॉल्यूशन जो है वो लीनियर ऑफ इक्वेशन तो सॉल्यूशन देगा और सॉल्यूशन क्या देगा? यूनिक देगा क्योंकि टेबल से हम जानते हैं। और साथ ही ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट। अब जैसे ये कंसिस्टेंट हो गया फिर इसका भी सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड से मुझे निकालना है। तो इसके लिए फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? x एंड y का वैल्यू कम से कम 2 सॉल्यूशंस तो चाहिए ईच इक्वेशन का। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं वही जो मेरा पुराना स्टाइल है। पहले हम x इज इक्वल टू 0 डालते हैं और x इज इक्वल टू जैसे ही 0 डाला, देखिए x इज इक्वल टू 0 तो 0 डालते ही क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहां से क्या आ गया? y इज इक्वल टू 6 तो ये 6 हो गया। अब एक बार हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं। तो जैसे ये 0 डाला तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो ये दे दिया 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 अगर हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो, और यहां से क्या दे देगा? x इज इक्वल टू क्या? x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये दे दिया हमारा। तो 0 6 और यहां पर जब y 0
तो S6। तो इस तरह से हमने दो सॉल्यूशंस फर्स्ट इक्वेशन का निकाल लिया। अब इस तरह से हम दूसरा इक्वेशन का भी निकालते हैं। इसके भी हमने सेम स्टाइल से x और y का अलग अलग बॉक्स ड्रॉ किया ये, और इस बार फिर से मैं ट्राई कर रहा हूं। यहां देखिए, अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू 0 डालता हूं, तो जैसे 0 डाला तो -2y, इस बार 0 नहीं लिख रहा, इसमें 0 लिखा था, यहां नहीं लिख रहा, -2y -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से डायरेक्ट क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4 और ये -2, तो ये हो गया -2, तो ये हो गया 0 और ये हो गया -2। तो अब मेरे दिमाग में एक बात है कि जब भी मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो y एक्सिस के साथ हम निगेटिव में भी तो कुछ पॉइंट मार्क करेंगे। अब आ जाते हैं, अगर y 0 है, ट्राई करते हैं, अगर y 0 है तब क्या होगा। तो अगर y इज इक्वल टू 0 आया तो ये 4x और ये तो पूरा 0, तो -4 इज इक्वल टू 0, और यहां से 4x इज इक्वल टू 4, तो डायरेक्ट हो गया x इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही y इज इक्वल टू 0 तो x कितना दे दिया, 1। इस तरह से हमने दोनों ही इक्वेशंस का निकाल लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक, जैसे हमने सॉल्यूशंस निकाल लिया, अब मुझे एक बार डेटा ऑब्जर्व करने दीजिए। डेटा ऑब्जर्व करा तो पता ये चला कि मैक्सिमम पॉजिटिव में y 6 है, ये 3 है, और y -2 है, इस तरह से। तो मैंने एक चीज देखा कि y मैक्सिमम कितना, y 6, तो यहां से y को यहां तक ड्रॉ कर लिया, और x में 0 है और मैक्सिमम 3 तक है, तो थोड़ा सा मैं इधर ही रखता हूं इसको। ये हो गया हमारा x डैश, x y डैश, नीचे होगा y डैश, ये y, और यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1। वैसे मुझे x में निगेटिव में जाना नहीं है तो हम यहीं पर छोड़ दिए, लेकिन इसमें मुझे जाना है -1 -2 -3। अब बारी बारी से इसका कोऑर्डिनेट हम खींच लेते हैं। तो यहां से मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, और इसका कोऑर्डिनेट 0, -2 और 1, 0 दे दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और यहां पर देखिए 0, 6 है, तो x 0 और 6, तो यहां पर मिल गया 0, 6। ठीक, इसको a ले लीजिए, और 3, 1 2 3 4 5, तो यहां x 3 और y 0, तो यहां लिख लेते हैं 3, 0, और ये हो गया हमारा b। ठीक, अब यहां से आप क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो जैसे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, तो ये लाइन ड्रॉ होते होते ये पूरा का पूरा इधर आ गया। ठीक, अब इसका आ जाइए, इसमें दे रखा x 0 और y -2, तो ये दे दिया 0, -2, इसको हम लोग मान लेते हैं c, और x 1 और 0, ये इस तरह से अगर हम लाइन खींचेंगे तो यहां से लाइन खींचाएगा और ये लाइन इधर से आ जाएगा। तो देखिए ये दो अलग अलग हमारा इक्वेशंस का ग्राफ बन गया। चाहे तो आप दोनों पर आप मार्क भी कर सकते हैं, 2x प्लस y -6 इज इक्वल टू 0, और नीचे वाला ये है, तो यहां आप मार्क कर सकते हैं, इस पर लेबलिंग कर सकते हैं 2y -4 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमने सबको मार्क कर लिया, अब मुझे एक चीज दिख गया कि ये दोनों ही लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखते हैं एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती, एक पॉइंट पर। अब इसको क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से y एक्सिस पर और इस पॉइंट से x एक्सिस पर जैसे हमने ड्रॉ किया, तो यहां पर दिख गया कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2, 2, और यही 2, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब ये बात समझ में आ गया, तो यहां से ये सॉल्यूशन भी दे दिया और ये आपका कंसिस्टेंट भी दे दिया। तो अब इस तरह से ये भी समझ में आ गया कि जब भी a1/a2 अगर डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो यहां से हमेशा ये क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं कि यहां से यूनिक सॉल्यूशन हो गया,
और लेकिन अगर तीनों ही इक्वल होता तब वह इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता, जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, इसके भी हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए a1/a2 पहले फाइंड करते हैं। तो ये 2/4, तो ये हो गया 1/2। b1/b2 देखिए क्या दे रहा है, -2/-4, तो ये भी 1/2। और चूंकि ये दोनों ही इक्वल हो गया तो अब मुझे c1/c2 निकालना है। तो c1/c2 -2/-5। अब एक चीज और नोटिस करिए, बहुत सारे इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म राइट साइड होता है, कोई बात नहीं है। अगर ये दोनों ही कांस्टेंट अगर राइट साइड हो तब कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही लेफ्ट साइड में है तो ठीक है, तो हम यहीं से कंडीशन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2/5। अब यहां क्या दिखा, a1/a2 हियर is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। और जैसे ये आपको कंडीशन दिख गया, ये क्या बताता है, इनकंसिस्टेंट। बस हो गया। और जैसे इनकंसिस्टेंट दिख गया, आपको यह बात पता चला कि जब भी मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, वैसे जरूरी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, बट फिर भी थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए आप समझिए कि जब भी हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल देगा, चाहे डायरेक्शन जैसे भी हो। और जब ये पैरेलल देगा तो यहां पर तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो सॉल्यूशन भी क्या देगा, यहां देगा ही नहीं, क्योंकि नो सॉल्यूशन, क्योंकि कॉमन पॉइंट यहां है ही नहीं, तो इसलिए ये नो सॉल्यूशन होगा। तो अब इस तरह से ये हमने चारों पार्ट को देखते हुए अब हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। Question 5 says, half the perimeter of a rectangular garden whose length is for more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. इस पूरे क्वेश्चन में दो अलग अलग पार्ट से अलग अलग इंफॉर्मेशन निकल कर आ रहा है। वो कैसे, ये देखिए। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है फर्स्ट पार्ट में, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन हम ड्रॉ कर लेते हैं। उस रेक्टेंगुलर गार्डन में जो पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर को जब हाफ करते हैं तो वो 36 मीटर के इक्वल देता है। तो अब हम सबसे पहले ये काम करते हैं, अच्छा रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका पेरीमीटर तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो हम यहां पर सबसे पहले एक काम करते हैं, ये लेंथ मान लेते हैं x मीटर, और जो ब्रेथ है जिसको हम लोग विड्थ बोलते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं y मीटर। तो ये दोनों हमने सपोज कर लिया, क्योंकि जब तक हम ये सपोज करेंगे नहीं तब तक ये फर्स्ट पार्ट में जो कंडीशन दे रखा है वो हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसको जैसे हमने यहां मेंशन किया, हम साथ साथ यहां लिख भी लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, जैसे कि अभी हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। और एंड द ब्रेथ को विड्थ बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। और जैसे हमने यहां पर आपको फिगर से भी आपको दिखा दिया कि ये ब्रेथ और ये लेंथ, और हमने यहां पर सपोज करके भी लिख दिया। अब फर्स्ट पार्ट से जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे यह पता होना बहुत जरूरी है कि पेरीमीटर क्या है। जैसे कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पेरीमीटर अगर हम लिखते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा पेरीमीटर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहे यदि पेरीमीटर को आप हाफ करते हो, दैट मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ मतलब पेरीमीटर है हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ये कितना दे रहा है, 36। तो ये यहां से कट गया, तो डायरेक्ट यहां से एक इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36।
बहुत ही सिंपल वे से हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब आगे देखिए, ये लेंथ और ब्रेथ के अंदर एक रिलेशन दे रखा है, कहिएगा ये रिलेशन क्या है? तो फिर से हम लिखते हैं कि जो हमारा लेंथ है ना, ये लेंथ ब्रेथ से कितना मीटर मोर है, लिखा है 4 मीटर मोर। तो लेंथ 4 मीटर मोर है, तो ये हमारा ब्रेथ है। तो अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो ये लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो ये बिना किसी परेशानी के यहां से हमारा ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब आगे लिखा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मींस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन निकालना है आपको। तो अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में हम करें अगर, तो इस पूरे x का वैल्यू उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें। तो देखिए यहां पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखिए क्या, कुछ भी नहीं करना आपको, ये जो जहां पर x है ना वहां पर इस पूरा वैल्यू डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहां y प्लस 4 ऐसे ब्रैकेट में, अब प्लस y इज इक्वल टू 36। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां इंप्लाइज लिखते हैं। इंप्लाइज का मतलब ये पूरा क्वेश्चन फिर से आगे हम सिंप्लीफाई करके लिखने वाले हैं। तो देखिए ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो y और y कितना 2y, और इस जो हमारा कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 36 माइनस कितना 4, और इस तरह से यहां से अगर y की वैल्यू आ गया तो देखिए पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 32 और साथ में ये 2 यहां डिवाइड कर दे दीजिए, तो यहां पर आ गया ये 16। तो देखिए हमारा क्या आ गया, विड्थ आ गया 16। इस तरह से अगर मुझे अगर लेंथ निकालना है तो यहां से फिर से क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड, तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 4, तो ये हो गया 20। अब इसमें यूनिट डालना है तो यूनिट डाल दीजिए, यहां पर भी यूनिट डालना है तो यूनिट डाल दीजिए। इस तरह से आपने देख लिया कि इस पूरे क्वेश्चन से फिगर ड्रॉ करते हुए, फॉर्मूला को समझते हुए, सपोज करते हुए हमने सबसे पहले पार्ट को यहां पर हमने मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर दिया, और जो कंडीशन दे रखा था सेकेंड पार्ट से वो यहां पर। इस तरह से दो डिफरेंट वेरिएबल से दो इक्वेशंस आ गए, और एक का वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में डालकर यहां से y की वैल्यू निकाल लिया, जो कि यहां पर ब्रेथ दे दिया जिसको हम विड्थ बोलते हैं। और जैसे y आ गया तो y का वैल्यू हमने फिर से सेकेंड इक्वेशन में डालते ही x आ गया, जो कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ है। तो कितना इजी था ये वैल्यू पूरा का पूरा निकालना। तो इतनी मजेदार तरीके से अभी हम लोग अगले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 सेज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखा है, और आपको कह रहा है कि इसके हेल्प से, दैट मीन्स ये आपका पहला है, और दूसरा आपको एक अनदर लिखा है कि एक अनदर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, जिसका जब ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या देगा, इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। दैट मीन्स अब मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है कि यदि कोई एक इक्वेशन दे रखा हो और आपको ये बोले कि कोई दूसरा इक्वेशन बनाओ, यहां से एक दूसरा इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, और उस दूसरे इक्वेशन को इस तरीके से फॉर्म करो कि जब दोनों का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ क्या दे, इंटरसेक्टिंग लाइंस दे। अब एक बात बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइन का अलजेब्रिक कंडीशन क्या है? अलजेब्रिक कंडीशन है, ये देखिए, फॉर intersecting lines a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। जैसे मुझे ये याद आया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए मुझे a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहां से
2x प्लस 3y है, तो हम अपने मन से क्या करते हैं, इसमें कुछ दूसरा नंबर डाल देते हैं। जैसे मान के चलिए इसका 2 टाइम्स डाल देते हैं, तो 2 का 2 टाइम्स 4x, और चूंकि इक्वल ना हो तो आप यहां प्लस ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां 2 टाइम्स किए हैं तो यहां 3 टाइम्स कर दीजिए, तो ये 3 3 जा 9y, और आप फ्री है कि यहां प्लस कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने डाल दिया प्लस 20, और ये यहां पर हम इज इक्वल टू 0 कर दिए। तो ये जो हम अपने मन से, देखिए वैसे बहुत सारे रास्ते हैं, आप अगर अपने मन से निकालते हैं या बुक में कहीं आंसर देखते हैं तो इसके बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं, बट आपको मैं समझाते हुए एक कंडीशन दे दिया कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने एक यही इक्वेशन अपने मन से लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या है, अगर यहां पर a1 अपॉन a2 लिखते हैं तो क्या देगा 2 अपॉन 4, तो यह आंसर दिया 1 अपॉन 2। और अगर b1 अपॉन b2 करते हैं तो डालिए 3 अपॉन 9, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 3। तो क्या देखिए, क्या 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 के इक्वल है? नहीं है। तो जब नहीं है तो ये कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमने सबसे पहले इसी को ध्यान में रखते हुए ये लिखा। इस तरह से हमने ये दूसरा जो इक्वेशन बोल रहा था ना कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमने ये लिख दिया, तो ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये बात क्लियर हो गया, अच्छी तरह से आपने समझ भी लिया। अब हम चलते पैरेलल लाइन पर। अब मुझे जैसे समझ में आया, अच्छा एक तो इक्वेशन दे रखा है, क्योंकि जब भी हम कोई दूसरा इक्वेशन लिखेंगे तो दूसरा इक्वेशन के लिए हमको कोई एक इक्वेशन बेस होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो क्वेश्चन में दे रखा है, अब कह रहा है कि एक दूसरा आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। और इस तरह से जब आप दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसमें भी 2 वेरिएबल्स का और लीनियर इक्वेशन, तो जब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल लाइंस हो। अब आपको यह बात पता है कि 4 पैरेलल लाइंस a1 अपॉन a2 अल्जेब्रिकली b1 अपॉन b2 तो होना चाहिए, बट c1 अपॉन c2 नहीं होना चाहिए। तो अब एक बात क्लियर हो गया कि आप चाहे तो एज इट इज इस दोनों को लिख लीजिए और यहां पर इसका वैल्यू चेंज कर दीजिए, सबसे इजी तरीका है। तो बिना किसी परेशानी में आपको डालते हुए सबसे इजी हम आपको लिख देते हैं इसमें 2x प्लस 3y। अब यहां से निकालिए आप a1 अपॉन a2, देखिए कितना दे रहा है 2/2, तो ये 1 दे दिया। b1 अपॉन b2 3 अपॉन 3, ये भी 1 दे दिया। अब क्या करें कि c1 अपॉन c2 1 ना हो, तो सबसे पहले तो हम प्लस कर देते हैं और फिर यहां पर कुछ लिख देते हैं। चलिए 8 लिख दिए, तो यहां से अगर हम c1 अपॉन c2 लिखते हैं तो ये दे दिया -8 अपॉन 8, तो ये दे दिया -1। इस तरह से आपने क्या देखा कि यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा इक्वेशन आया, वो इक्वेशन ये दोनों से ये मैसेज आपको देता है कि यदि आप दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये क्या देगा, पैरेलल। तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो देखिए इसके अलावा भी मैं यहां पर भी मैसेज दूंगा आपको कि इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस लिख सकते हैं, बट सबसे इजीएस्ट मेथड जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते थे तो ये हमने अटेम्प्ट किया। अब आ जाइए कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए फिर से हमारा बेस इक्वेशन दे रखा है 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब फिर से मुझे एक अनदर लीनियर इक्वेशन किसमें, 2 वेरिएबल्स वाले में फॉर्म करना है, और जिससे ये दोनों इक्वेशन मिलकर क्या दे, कोइंसिडेंट लाइंस दे। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए मुझे पता है कि 4 कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। दैट मीन्स तीनों ही रेशियो इक्वल होता है। तो अब हमारे एक बात ये आया कंसेप्ट में कि अगर ये जो जैसे जैसे है वैसे वैसे हमने प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर दिया, तो अब देखिए अपने मन से इंक्रीज करिए, तो हम पूरे में क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो चलिए अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया ये 6y, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो -16 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं यहां से, तो यहां से देखिए a1/a2 कितना दे दिया 2/4, तो 1/2, b1/b2 3/6, तो ये 1/2, और c1/c2 ये भी कितना दे दिया -8/-16, तो ये भी 1/2। इस तरह से देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो अब हमारे पास इसके अलावा, फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि इसके अलावा हमारे पास बहुत रास्ते हैं। आप चाहे तो आप इसको क्या करें -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर इसके पूरे के साथ, तब जो आएगा वो भी सेम ही आएगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन फॉर्म हो सकते हैं जिससे ये कोइंसिडेंट लाइन देगा। इस तरह से ये तीनों का हमने आपको अच्छी तरह समझाते हुए आपको एक ट्राई किया है कि जब कभी भी ये क्वेश्चन से हटके अगर आपके पेपर में कभी दूसरा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कंफर्टेबली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अभी 7 नंबर क्वेश्चन पर। Question 7 says draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में दो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दे रखा है, ठीक। अब इन दोनों ही इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करते ही जब ये दोनों ही लाइंस और एक्स एक्सिस से जो एक ट्रायंगल बनेगा, उन जो ट्रायंगल है उसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको शेड भी करना है साथ में। तो बस ये काम इस क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं x माइनस वाई और +1 है, +1 इज इक्वल टू 0। तो क्यों ना हम इसको लिख लें x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक। अब यहां से एक बॉक्स बना ले और बॉक्स के अंदर जैसे हमने पीछे अभी सारे के सारे सॉल्यूशंस निकालते आ रहे हैं, x और y यहां डाला और अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी हम सबसे पहले क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0 डालते हैं। तो जैसे 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई और इज इक्वल टू -1। तो ये कितना हो गया डायरेक्ट y इज इक्वल टू 1। इस तरह से मेरा x 0 और y 1 आ गया। अब एक बार फिर से क्या करेंगे उल्टा, अब y इज इक्वल टू 0 डालते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू 0 डाला तो देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू -1 और यहां से सीधे x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 दे दिया। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन से मुझे दो सॉल्यूशंस मिल गया और दो ही सॉल्यूशंस चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये बिल्कुल ही ठीक है। यहां से हम साथ साथ कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं 0,1 एंड -1,0। अब हम सेकेंड इक्वेशन को उठाते हैं यहां से। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y और जैसे कि मुझे पता है कि कांस्टेंट को हमेशा वैल्यू निकालने के लिए राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो लिखते ही हम 12 राइट साइड। अब यहां से फिर से वही बात, जो स्ट्रैटेजी है हमारा, क्या करते हैं एक x को 0, फिर उससे y निकल जाएगा और फिर y को 0, तो इससे x निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 डाला तो ये पूरा 0, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 12। तो यहां से y कितना आ जाएगा 6। तो देखिए y आ गया 6, एकदम बिल्कुल क्लियर है। और जैसे ही y 6 आ गया अब हम y इज इक्वल टू 0 डालते हैं। जैसे हमने y इज इक्वल टू 0 डाला तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 12। तो यहां से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 4। तो बस ये आपको समझना है। तो यहां से क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 4। इस तरह से कोऑर्डिनेट आ गया 0,6 एंड 4,0। अब जैसे हमने ये वैल्यू देखा इसमें पता चला कि x हमारा क्या है -1 एक निगेटिव है और मैक्सिमम x का वैल्यू 4 तक गया है और जो y का है वो y मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 6 है। तो हम नॉर्मली
इन सभी डेटा को ध्यान में रखते हुए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते और इस तरह से हमने यहां और मार्क कर लेते हैं ये। अब देखिए यहां से x हमारा क्या है, ये -1, ये -2, x डैश 1 2 3 4 5 और x में देखिए मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 4 है, तो एकदम बिल्कुल ठीक। अब y के साथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा स्ट्रेटेजी एकदम बिल्कुल ठीक रहा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर इधर नीचे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये y डैश। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ये ओरिजिन हो गया। अब बारी बारी से कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट में x 0 और y कितना 1, तो देखिए कितना हो गया, ये 0 और ये 1, ठीक। और x कितना, ये देखिए x है हमारा कितना -1 और ये 0, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। यहां से देखिए, तो यहां से एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो पहला इक्वेशन का हमारा यहां पर ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब दूसरे का देखते हैं, 0 6 है तो 6 यहां, तो 0,6 यहां पर आ गया, और x पे 4,0, तो ये हो गया 4,0 ये वाला। तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, तो ये सीधे यहां से ग्राफ ड्रॉ होके ये ऐसे चला जाएगा। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट हमारा मिला ना, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर तो दो कोऑर्डिनेट मिल ही गया, इसको हम अलग अलग नाम लिख देते, ए, इसको बी लिख देते और इसको सी लिख देते, ठीक। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है कितना, -1,0, इस 1 को थोड़ा सा ऊपर उठा के लिख दीजिए, तो -1,0 जैसे कि ये पता है, और यहां 4,0 ये वाला, और ये ए आ गया। अब देखिए यहां से एक बार हम इस पॉइंट से y एक्सिस पर और इससे हम x एक्सिस पर, तो ये पॉइंट मिल गया 2,3। तो हमारा जो तीनों के तीनों जो वर्टिसेस है x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना है, याद रखिएगा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन बदल भी सकता है, क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि y एक्सिस के साथ तो फिर ये और ये पॉइंट होता, लेकिन कह रहा है x एक्सिस और ये जो दोनों ही इक्वेशंस हैं, उन दोनों ही इक्वेशन का जो लाइन है ग्राफ बनेगा, उससे जो ट्रायंगल बनेगा और उन ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो यहां पर जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे मैं वैल्यू लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी में ए का देखिए क्या है 2,3, बी को हमने क्या लिखा -1,0 और सी का क्या है 4,0। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ साथ हमने जो आंसर निकालना था वो निकाल लिया। अब करें साथ साथ शेड द ट्रायंगुलर रीजन। अब जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको शेड भी करना है, तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको अलग कलर से शेड कर देते हैं। देखिए कैसे, अब इसको डाल दीजिए, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, इसको हमने अलग कलर से पूरा शेड कर दिया, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया। इस तरह से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो ये आपका फुल एंड फाइनल कंसेप्ट के साथ आंसर रहा, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।